मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वे ऑफ राइटिंग अर्थात लिखने के तरीके या लेखन कौशल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब आपके मेन एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक होती है तो आपकी एब्सेंस में एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करती है। और मेन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, आपका हैंड राइटिंग यानी कि हस्तलेख आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। और तीसरा, आपका वे ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्किल लेखन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप मेन एग्ज़ाम में 5% नंबर आप अलग से प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 बातों के बारे में हम पुरानी लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वे ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्किल के बारे में, लिखने का तरीका या लेखन शैली के बारे में। देखिए, आपका लिखने का तरीका या लेखन शैली यानी कि वे ऑफ राइटिंग आपके आकर्षक होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए कि आपके उत्तर की एक एक चीज़ सतह यानी कि सरफेस पर नज़र आए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो उत्तर है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। उत्तर चेक करते समय एग्जामिनर को बिल्कुल भी ताका झाकी ना करनी पड़े। हर चीज़ आपकी सतह पर होनी चाहिए आपके उत्तर में। वे ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्किल के बारे में जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखिए, जनरली किसी भी प्रश्न के उत्तर के, किसी भी प्रश्न के आंसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? उत्तर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला भाग होता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। दूसरा भाग होता है मेन बॉडी। और उत्तर का तीसरा भाग होता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। किसी भी प्रश्न के आंसर का सबसे पहला भाग इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। इंट्रोडक्शन आंसर के सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे प्रारंभ में लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन किसी भी आंसर का पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो आपके इंट्रोडक्शन को देखकर पढ़कर ही एग्जामिनर ये समझ जाता है कि स्टूडेंट को पूछे गए प्रश्न की अच्छी समझ है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी सभी चीज़ें लिखी आती हैं जो हम अपने आंसर के मुख्य भाग में देने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सामान्यतः क्या क्या लिखा जाता है? देखिए, रिलेटेड प्रोविजंस, संबंधित प्रावधान इंट्रोडक्शन में लिखे जाते हैं। और वो लीडिंग केस लॉ जिस पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आधारित है, वो लीडिंग केस लॉ लिखा जाता है। वो सूत्र या वो प्रिंसिपल जिस पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आधारित है, वो सूत्र और वो प्रिंसिपल भी इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है। और भी अन्य सभी बातें जो हम अपने उत्तर के मुख्य भाग में, मेन बॉडी में या मेन पार्ट में हम देने वाले हैं, उनसे संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा, संक्षिप्त डिटेल इंट्रोडक्शन में लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर में प्रत्येक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको आधा इंच छोड़कर ही शुरू करें, हाफ इंच छोड़कर ही शुरू करें पहली लाइन प्रत्येक पैराग्राफ में। ठीक। दूसरी बात, जब भी आप अपने आंसर में कोई परिभाषा दें तो परिभाषा को बिल्कुल मध्य में लिखें और इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। परिभाषा आपकी चाहे वैधानिक हो, चाहे किसी विद्वता द्वारा दी गई हो, या परिभाषा आपकी जनरल हो, सामान्य हो, जो भी परिभाषा हो बिल्कुल मध्य में लिखें और परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। इससे क्या होगा, आपकी परिभाषा बिल्कुल अलग चमकेगी। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखेगी अलग से। चौथी बात,
जो आपकी मेन हेडिंग है, जो आपका केस लॉ है, जो आपके प्रावधान है उत्तर में, या जो भी प्रिंसिपल या जो भी सूत्र हैं उनको अंडरलाइन जरूर करें। अगला पॉइंट, जब भी आप अपने आंसर में किसी भी टॉपिक को जब पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि भागों में डिवाइड करें, तब प्रत्येक भाग को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स से ही दर्शाएं। कैपिटल लेटर मतलब जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग हैं, उनको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, आपके आंसर में जो आप प्रश्न का जो आंसर लिखें, तो उस आंसर में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं, उनको गणित के, मैथमेटिक्स के नेचुरल नंबर्स से ही दर्शाया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने भी आपके मेन पॉइंट होते हैं उनको नेचुरल नंबर से ही दर्शाया जाता है। और मेन पॉइंट को कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं किया जाता। ठीक, हमेशा ध्यान रखें ये बात। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। देखिए, मेन पॉइंट के अंतर्गत जो सब पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट के अंतर्गत जो सब पॉइंट बनते हैं, उनको रोमन नंबर से दर्शाया जाता है। और सब पॉइंट के अंतर्गत जो सब पॉइंट बनते हैं, उनको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। स्मॉल लेटर मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मेन पॉइंट होते हैं उनको नेचुरल नंबर से दर्शाया जाता है, 1, 2, 3, 4 से। ठीक, और मेन पॉइंट के अंतर्गत जो सब पॉइंट होते हैं उनको रोमन नंबर से दर्शाया जाता है। और सब पॉइंट के अंतर्गत जो सब पॉइंट बनते हैं उनको अंग्रेजी के, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से, यानी कि इनसे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इनसे दर्शाया जाता है। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, इनमें जो बातें मैंने आपको बताई उसको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो मेन पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि उसको नेचुरल नंबर से दर्शाया जाता है। देखिए, ये आपके मेन पॉइंट है 1, ये आपका मेन पॉइंट है 2, ठीक है, ये आपका 3 होगा मेन पॉइंट, ये आपका 4 होगा मेन पॉइंट। ठीक, मेन पॉइंट को कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं किया जाता है। यहाँ भी देखो ब्रैकेट में बंद नहीं है मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं होते। और मेन पॉइंट को हमेशा नेचुरल नंबर से दर्शाया जाता है, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब देखिए, ये मेन पॉइंट है 2। मेन पॉइंट के अंतर्गत जो पॉइंट बनते हैं वो आपका रोमन 1, ठीक है, रोमन 2 और रोमन 3, ये आपके सब पॉइंट हैं। मेन पॉइंट के अंतर्गत ये सब पॉइंट जो होते हैं वो रोमन में होते हैं। ठीक, और इन सब पॉइंट के अंतर्गत ये जो पॉइंट बनते हैं ये स्मॉल लेटर्स में बनते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनमें बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो मेन पॉइंट होते हैं वो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर बनते हैं। ठीक, और मेन पॉइंट के अंतर्गत ये जो पॉइंट होते हैं, जो सब पॉइंट होते हैं, वो रोमन में बनते हैं। और रोमन पॉइंट यानी कि सब पॉइंट के अंतर्गत जो पॉइंट बनते हैं वो आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी में बनते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में बनते हैं। मेन पॉइंट को कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं किया जाता। और जो सब पॉइंट होते हैं, चाहे ये वाले सब पॉइंट हों, चाहे ये वाले सब पॉइंट हों, इनको हमेशा ही ब्रैकेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पॉइंट नंबर 6 और 7 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, अगर आप अपने आंसर में कुछ चीज़ों को दर्शित करने के लिए या वर्णित करने के लिए अगर आप डायग्राम या चार्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसी मनाही या रोक टोक ऐसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट जैसे कि आपका ज्योग्राफी है या कोई इतिहास है
ठीक है। अगर मैप की आवश्यकता पड़ती है कुछ चीज़ें दर्शाने के लिए, समझाने के लिए, तो आप मैप का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अपने आंसर में अगर आपको लगता है कि डायग्राम, चार्ट या मैप कहीं ज़रूरी है चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगला पॉइंट, आपके आंसर में जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनकी परिभाषा जरूर दें। अगर परिभाषा वैधानिक है तो वैधानिक दें, अगर वैधानिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है तो सामान्य परिभाषा जरूर दें। लेकिन हाँ, समय का ध्यान रखते हुए, आपके पास समय है तभी परिभाषा दें, सही है। समय नहीं है तो पदों की परिभाषा आप ना दें। जैसे कि आपका चोरी है, तो चोरी में 5 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सहमति है, तो सहमति को आप डिफाइन करें। चोरी का एक एसेंशियल एलिमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति भी होता है, तो चल संपत्ति की वैधानिक परिभाषा आईपीसी में दे रखी है, उसको डिफाइन करें आप, ठीक है। लेकिन समय हो तभी, अगर समय नहीं है तो परिभाषा बिल्कुल ना दें, ठीक। अगला पॉइंट नंबर 10, देखिए अपने आंसर में कभी भी बनावटी केस लॉ ना लिखें। अपने आंसर में हमेशा लैंडमार्क या रिसेंट केस लॉ ही लिखें। और जब अपने आंसर में रिसेंट केस लॉ लिखते हैं तो साइटेशन ज़रूरी होती है। अगर आप कुछ फेमस जो लीडिंग केस है वो आप लिखते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती का केस है, एक बार के लिए साइटेशन ना दें तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नया केस लॉ देते हैं तो आप साइटेशन जरूर दें। अगला पॉइंट, जनरली अपने आंसर में जो बनावटी जो इलस्ट्रेशन हैं वो बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। आप अपने उत्तर में केवल जो वैधानिक जो इलस्ट्रेशन हैं वही लिखें। अगर कोई वैधानिक इलस्ट्रेशन नहीं है तो कोई लीडिंग केस लॉ है, ठीक है, तो उस लीडिंग केस लॉ के जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन पर आधारित आप इलस्ट्रेशन अपने आंसर में आप दे सकते हैं। अगला पॉइंट, जनरली जो केस लॉ या इलस्ट्रेशन या एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जिस बात या जिस तथ्य से संबंधित है, उत्तर में यानी कि आपके आंसर में जब उस तथ्य का या उस विषय का जिक्र हो तभी संबंधित केस लॉ या इलस्ट्रेशन या एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन लिखें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो केस लॉ है वो इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। जो केस लॉ जिस फैक्ट से संबंधित है या जिस विषय से संबंधित है, उस विषय का अपने आंसर में जब जिक्र करें तभी उससे संबंधित केस लॉ आप दें। ये नहीं है कि सारे के सारे केस लॉ आप इकट्ठे लिख दें, ऐसा ना करें, ठीक है। जब जो केस लॉ है उससे संबंधित जब विषय का जिक्र करें तभी वो रेलेवेंट केस लॉ आप दें, ठीक। यही बात मैंने पॉइंट नंबर 12 में कही है। अगला पॉइंट, देखिए कुछ प्रश्नों में क्या होता है एग्जाम में कि वर्ड्स लिमिट लिखी होती है कि 250 शब्दों में उत्तर दें, ठीक है, या 300 शब्दों में उत्तर दें। तो ये 250 या 300 जो वर्ड्स लिमिट होती है ये मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इतने शब्दों में ही अपना उत्तर दें, आप इनसे कम शब्दों में भी आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट होती है, यानी कि इससे ऊपर आपको नहीं लिखना है। आपके शब्द 250 से या 300 जो भी वर्ड्स लिमिट हो, इनसे ऊपर आपके शब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, इससे कम कितने भी शब्दों में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अगला पॉइंट, जो अंतर आधारित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमेशा पॉइंट में ही लिखें। जैसे कि हत्या सदुष मानववध में क्या अंतर है, स्वीकृति संस्कृति में क्या अंतर होता है, चोरी उद्यापन में क्या अंतर होता है। तो ये जितने भी अंतर होते हैं उनको पॉइंट में ही लिखें, पैराग्राफ में ना लिखें। लास्ट पॉइंट, देखिए किसी भी आंसर का सबसे जो अंतिम भाग होता है वो होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए सामान्यतः जनरली प्रत्येक आंसर में कंक्लूजन देना जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ, आपका प्रश्न
अगर आलोचनात्मक है, आपसे आलोचनात्मक जवाब पूछा गया है, या किसी प्रश्न में तार्किक जवाब पूछा गया है, या निबंध आधारित प्रश्न है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन अब आपको जरूर लिखना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो हिंदू विवाह है, जो हिंदू मैरिज है, वो संविदा है या संस्कार है, ठीक है, या मुस्लिम मैरिज संविदा है या संस्कार है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आपको कंक्लूजन जरूर देना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके वे ऑफ राइटिंग या स्किल ऑफ राइटिंग से संबंधित थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है, और अपना कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंकज कुमार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संबल, उत्तर प्रदेश। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।